जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी मिलती है। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दम हो जाती है। आज हमारे यूट्यूब चैनल में मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंसिव मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है किस्से क्राइम के। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल की, और तारीख थी 29 जून 2019। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले के एक कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी की जाती है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। असल में जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उसकी उम्र तकरीबन 34 साल की थी। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर में आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से आग में जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो बहुत दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है। लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने इसे भी साधारण समझकर इस केस को बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एएसपी अखिल पटेल के पास नीलबढ़ का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वो काफ़ी चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि जिस शख्स की जान गई है उसकी जान गला दबाने से गई है। यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से मिली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं। उस पर पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा नहीं जले थे और अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे। इस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते। पुलिस घटना स्थल को बारीकी से देखती है, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ भी करती है। पता चलता है कि एक दिन पहले राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की बजाय फिर से खोलती है और जांच शुरू कर देती है। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई।
लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश परमार ही ना हो? अगर यह राजेश परमार नहीं तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसके एक नंबर मिला जो जेल के आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो नंबर भी बंद था। वो नंबर था निहाल खान नामक युवक। अब पुलिस के सामने निहाल खान को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल ये भी आ रहा था, कहीं निहाल खान ही तो नहीं मारा गया? इसके अलावा और भी कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला, पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली, जहां वो अपने एक दोस्त विशाल के घर रह रहा था। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और उसे दबोच लिया। इसके बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरू में तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल मिलने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था। फ़ोन पर बात भी हुई थी और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफ़ी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद। इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था। इसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े। इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने निहाल को बुलाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दे दिए। इसलिए निहाल उसके झांसे में आ गया और उसकी बात मान गया। इसी तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, यानी 28 जून को ही दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को ही दोनों घर पर ही फ़ोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और अपनी ही लंबाई वाला एक युवक मिल जाता। उस युवक ने अपना नाम राजू रैकवार बताया था और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन जाते हैं। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। चूंकि राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने पीने और शराब की लालच में वो तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दी ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी राजू के ऊपर डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। चूंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। बताया ये भी जाता है कि घटना के दौरान राजेश का चेहरा और बाल भी झुलस गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड अपने साथ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल अपने एक दोस्त जिसका नाम विशाल था उसके घर गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि यह पूरी सच्ची कहानी, क्योंकि राजू रैकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। राजेश ने 2 जुलाई को अपने पुराने दोस्त रंजीत को रातीबड़ में फ़ोन किया और बताया कि उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत है। पहले तो उसका दोस्त बहुत डर गया। उसने बोला कि राजेश तो मर चुके हैं, वह कहाँ से बात कर सकता। उसने कहा बाद में बताएगा और बस 20,000 रुपये का इंतजाम कर दे।
इस घटना से रंजीत बुरी तरह डर गया। उसने पहले रातीबड़ थाना प्रभारी सुनील भदौरिया को फ़ोन किया, फिर थाने पहुंचकर पूरी जानकारी दी। इससे पुलिस और अलर्ट हो गई थी। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल के संपर्क में जरूर आएगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले दिन आखिरकार राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ ही गया। जैसा पुलिस ने सोचा था वैसा ही हो गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं। पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए रातीबड़ पुलिस को चेन्नई में साउथ इंडियन के वेशभूषा यानी लुंगी, शर्ट और माथे पर त्रिभुवन तिलक आदि में घूमने लगी। इस दौरान राजेश की लोकेशन भी ट्रेस हो गई। वह स्टेशन की पार्किंग में हाफ पैंट, टी शर्ट, कैप और चश्मा लगाकर घूमता मिला। जैसे ही पुलिस ने उसे देखा, उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि राजेश ने अपना मोबाइल तो बंद कर लिया था। वह लोगों के मोबाइल मांगकर निहाल से बात कर रहा था। वहीं पुलिस पर नज़र रखने के लिए फरारी के दौरान नाम बदलकर पड़ोसियों को भी फ़ोन करता था। इससे उसे पुलिस के मूवमेंट की जानकारी मिल जाती थी। राजेश भोपाल आकर निहाल खान के साथ नेपाल भागने की योजना बना चुका था। कहा जाता है कि आरोपित राजेश परमार इस पूरी साजिश को अंजाम देने के बाद अपनी एक महिला मित्र के साथ रहने के सपने देखने लग गया था। उसने उसे भी फ़ोन किया था। उस महिला को भी पता चल गया था कि राजेश जिंदा है। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया। और यह थी पूरी कहानी राजेश परमार की। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी कहानी पसंद आएगी।